Okay, so next we have the next topic, that is energy rich compounds and redox potential. ठीक है, इसमें जाने से पहले आपको एक चीज़ और क्लियर करनी है कि एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक के बीच में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाता है तो, क्योंकि ये पूछते हैं बहुत बारी कि एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस है, तो वो आपको नोट्स में दे दिया जाएगा। बाकी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता दिया है कि उसके कुछ कुछ पॉइंट्स की कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल में कुछ नहीं है, एक नर्स्ट इक्वेशन है, वही आपको डिफाइन करनी है जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा डिटेलिंग है। एनर्जी रिच कंपाउंड्स, अच्छा एनर्जी रिच कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो एनर्जी को सिक्योर करके रखते हैं। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी लेना चाहती है लेकिन आपके पास न्यूट्रिशन नहीं होता, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी एक स्टोर करके रखती है कि हमको इमरजेंसी में काम आएगी। अगर आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो वो इमरजेंसी में काम आने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स। मींस ऐसे कंपाउंड्स जिनमें प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी होती है जो कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी और नीड ऑफ द बॉडी वो बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला रिच सोर्स आता है आपका ATP, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फोक्रिएटिन, एसिटाइल को एंजाइम ए, ये एक एंजाइम है जो कि एनर्जी रिलीज़ करता है। फॉस्फोक्रिएटिन जो है इसमें फॉस्फोरस ग्रुप होता है जिसकी जो कि एनर्जी का अच्छा खासा सोर्स होता है। और ATP तो ऑलरेडी सबको पता है कि मेजर जो बॉडी का सोर्स होता है एनर्जी का वो ATP ही होता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है ATP। अच्छा, ATP में जानने से पहले आप ये देख लो कि इसमें एक फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। फॉस्फोराइलेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है पहले भी कि फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस में फॉस्फोरस हटता जाता है, मतलब निकलता जाता है। और ये जो फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड है ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ATP का फॉस्फोराइलेशन होता है जिसकी वजह से ATP ADP में कन्वर्ट होता है, एक फॉस्फेट निकल जाता है। ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके पास सिर्फ 2 फॉस्फेट बचते हैं। एक फॉस्फेट जो निकल जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.3 किलो कैलोरीज आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगेन फॉस्फोराइलेशन होगा, अगर आपकी बॉडी को अगेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ADP अगेन टूटता है, कन्वर्ट होता है AMP में, दैट इज़ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड दी अनदर फॉस्फेट ग्रुप इज़ रिलीज्ड दैट गिव्स यू द 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक, तो ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक कि ATP पूरा कन्वर्टेबल नहीं हो जाता है। और जैसे ही ATP भी एकदम पूरा एनर्जी अपनी दे देता है बॉडी को, देन आपको बाहर से रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है आपका फॉस्फोक्रिएटिन। ये भी अच्छा सोर्स होता है एनर्जी स्टोर करने का। इसमें क्या होता है कि क्रिएटिन आपकी बॉडी में होता है, ATP के साथ कंबाइंड होके ये एक फॉस्फेट या फॉस्फोरस ग्रुप क्रिएटिन को दे देता है, जिसकी वजह से क्रिएटिन कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोक्रिएटिन में और ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में, क्योंकि इन्होंने एक फॉस्फोरस अपना क्रिएटिन को दे दिया है। बेसिकली यूज़ होता है मसल एनर्जी के लिए। जब आपको मस्कुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मसल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, देन ये फॉस्फोक्रिएटिन यूज़ होता है। ठीक, एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएटिन काइनेज। द लास्ट वन इज एसिटाइल को एंजाइम ए या एसिटाइल कॉलिन भी बोलते हैं इसको। इसमें थायोएस्टर बॉन्ड्स होते हैं जो कि ब्रेक होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको पूछते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज़ द एनर्जी रिच कंपाउंड्स या डिफाइन एनर्जी रिच कंपाउंड्स, तो आपको इन 3 के बारे में ही लिखना है, ATP, फॉस्फोक्रिएटिन, एसिटाइल को एंजाइम ए। ATP जो कि मेजर सोर्स होता है, फॉस्फोराइलेशन के बाद ये कन्वर्ट होता है ADP में, एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करता है, फॉस्फेट ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। फॉस्फोक्रिएटिन में क्रिएटिन आपका बॉडी में प्रेजेंट होता है, ATP के साथ ये रिएक्शन करके एक फॉस्फेट ग्रुप उससे एडअप होता है और दैट विल कन्वर्ट इनटू फॉस्फोक्रिएटिन। नेक्स्ट एसिटाइल को एंजाइम में थायोएस्टर बॉन्ड्स होते हैं, थायोएस्टर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं जो कि रिलीज़ करते हैं एनर्जी। तो ये 3 कंपाउंड जो हैं आपके ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एमरजेंसी केस। ठीक है, सो आज के बाद ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हो।
बाकी बायोमोलिक्यूल्स और बायोएनर्जेटिक्स दोनों ही कंप्लीट हो गया है आपका।